हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवीद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग हॉटरे की ट्रेड साइकिल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ट्रेड साइकिल पर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आगे वीडियोस भी पढ़ी हुई हैं। इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ट्रेड साइकिल पर बेसिकली हॉटरे ने क्या अपना आइडिया दिया है। हॉटरे का सिंपल कहना यह है कि जो ट्रेड साइकिल है वो प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड साइकिल को किस चीज से चेक करते हैं? डिमांड से। डिमांड बढ़ती है तो एक्सपेंशन होता है, डिमांड घटती है तो डिप्रेशन होता है। हॉटरे का कहना है कि जनरल डिमांड भी तो अपने आप में मॉनेटरी फिनोमिना ही है। पैसे ही नहीं होगा तो आपकी डिमांड ऊपर नीचे कैसे होगी? ठीक है ना। और फिर उन्होंने कहा कि जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम और टेम्परेरी इफेक्ट करते हैं। बहुत टेम्परेरीली डिप्रेशन आता है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स की वजह से और वो चला जाता है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर में उन्होंने कहा जैसे वॉर है, स्ट्राइक्स हैं, फ्लड्स है, ड्रॉट है, ये वगैरह होती हैं, इससे थोड़ा सा चेंज आता है फिर ठीक हो जाता है। और जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं साइकिल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी मनी की वजह से होते हैं। मनी सप्लाई बढ़ती है तो एक्सपेंशन होता है, मनी सप्लाई घटती है तो डिप्रेशन होता है और डिफ्लेशन होता है। मनी सप्लाई किस चीज से चेंज होती है? इंटरेस्ट रेट से। आप मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट कम किया गया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया, जब बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो लोन सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा और मनी के अंदर साइकिल के अंदर एक्सपेंशन आएगा। दूसरी तरफ अगर बैंक चाह रहा है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कि साहब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोन महंगे हो जाएंगे। जब लोन महंगे होंगे तो एंटरप्रेन्योर लोन्स नहीं लेंगे और जब वो नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। इन्वेस्टमेंट घटेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज घट जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज घटेंगी तो वेज घटेगी, इनकम घटेगी, सारी चीजें होंगी, प्राइस घटेंगे और मार्केट के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हॉटरे का कहना है कि इन एवरी डीप डिप्रेशन मॉनेटरी फैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल। कोई भी कंडीशन है जहां पर के एक डिप्रेशन आ गया मार्केट के अंदर, तो हॉटरे का कहना है कि वहां पर मनी है, पैसा ही है जो मेन रोल प्ले करती है। और इन्होंने हॉटरे ने अपनी जो ये थ्योरी है ये बेसिकली जो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके ऊपर इन्होंने इसको बेस किया है। उनका कहना है कि जब मनी फ्लो में चेंज आता है तो उसके साथ सफिशिएंट चेंजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी आते हैं। यानी मनी चेंज ही कॉज बनती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चेंजेस के लिए। जो मेन फैक्टर है जो फ्लो ऑफ मनी को इफेक्ट करते हैं वो क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है, इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली हुई है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि किस तरह से बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, सेव करते हैं और उससे कितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ा देते हैं। वो किस तरह होता है आप उसको वीडियो में चाहे तो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा उसमें। ठीक है, तो जो बैंक की क्रेडिट है जब वो चेंज होती है तो उससे स्पेंडिंग और इनकम सारी चीजों में चेंज आता है। उनका आर्गुमेंट है, अगर हम इसको क्रेडिट क्रिएशन को लेकर चलें तो हॉटरे ने अपना आर्गुमेंट दिया कि फ्लो ऑफ मनी जो है वो तकरीबन इक्वल होनी चाहिए कंज्यूमर अमाउंट के अंदर। कंज्यूमर्स के पास कितना पैसा आ रहा है वो बराबर होना चाहिए जो मार्केट के अंदर फ्लो ऑफ मनी है, जिसको हम एमवी लिखते हैं। आप इसको मान लीजिए मनी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। यानी 100 रुपया एक आदमी ने लिया, उसने 100 रुपये का कुछ खरीदा, दूसरे आदमी को दे दिया, उस दूसरे आदमी ने कुछ और खरीद लिया, तीसरे आदमी को दे दिया। ठीक है, तो ये नोट कितनी बार हाथ चेंज हुआ एक साल के अंदर? तो बेसिकली जो बैंक ने दिया था वो तो 100 दिया था, लेकिन वो यूज हुआ 3 बार, तो जो मनी सप्लाई है वो 300 हो गई। मनी सप्लाई 100 थी एम और 3 बार उसको यूज किया गया तो मनी सप्लाई 300 हो गई। यही तो डायरेक्ट मार्केट के ऊपर असर डालती है। यानी अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई
ये हमारा, ये भी अगर बढ़ रहा है हमारा, इससे भी हमारी डिमांड एक्सीड कर जाती है और हमारी डिमांड जो हमारी एंटीसिपेटेड सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई है, उससे ऊपर चली जाती है। और जब हमारी डिमांड ऊपर चली जाती है तो हमारे पास मार्केट में गुड्स इनसफिशिएंट होती हैं। जब गुड इनसफिशिएंट होंगी, सप्लाई कम होगी गुड्स की, तो एडिशनल ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, जिससे कि आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, उससे फैक्टर इनकम बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा और यही हम साइकिल में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अपोजिट अगर इसका आप लीजिए तो क्या होगा, रिडक्शन आता है क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में रिडक्शन आया है तो डिमांड के अंदर भी रिडक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे, जिससे कि आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और जाहिर प्राइस घटेंगे। और जब प्राइस घटेंगे तो मार्केट के अंदर डिफ्लेशन आएगा, साइकिल हमारी नीचे की तरफ चलेगी। इन्हीं सारे पॉइंट को जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, अब साइकिल में हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो अब हम साइकिल को लें, साइकिल किस तरह काम करती है। थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूं, लाइनें थोड़ी बहुत साफ सुथरी नहीं आएंगी। ये मान लीजिए हमारा एक नॉर्मल हमारा पाथ है जिससे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला जो इसको हम लोग जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं फेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल इन हॉथरे थ्योरी। तो फेजेस में सबसे पहला जो फेज इसके अंदर आता है, जो कि हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, वो कहलाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ठीक है। वो मान लीजिए ये है, ये हमारा एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन का मतलब कहां, यहां पर इंक्रीज इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट। बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देती हैं, जिससे कि क्रेडिट ज़्यादा होता है। बिजनेसमैन को आसानी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े लोन लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं प्रोडक्शन के अंदर। जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। मल्टीप्लायर इफेक्ट के आने की वजह से वहाँ पर मनी सप्लाई जो एक होती है उससे भी कहीं ज़्यादा बन जाती है वो मनी सप्लाई, जिससे डिमांड बढ़ती है, आउटपुट बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एंड फाइनली प्राइसेस बढ़ते हैं और हमारी इकोनॉमी पीक पर पहुंच जाती है। हमारी इकोनॉमी पीक पर पहुंच जाती है। यहां आने के बाद अब एहसास होता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ये वो कंडीशन है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास जॉब है, पैसा सबके पास बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब यहाँ एहसास होता है गवर्नमेंट को, और वो सेंट्रल बैंक के ज़रिए चाहती है कि अब हम थोड़ा इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कंडीशन उसमें कंट्रोल में लाएं। अदरवाइज जो पुअर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। तो यहाँ से इकोनॉमी जैसे ही कंट्रोल में किया जाने लगता है, बैंक जब अपने क्रेडिट को थोड़ा टाइट कर देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो एक्सेसिव लेंडिंग होती है, जो लोन दे रही होती है, उसको कम कर लेती है, तो इकोनॉमी नीचे की तरफ चल देती है और इसको हम लोग कहते हैं रिसेशन, जो हमारी सेकेंड फेज है। रिसेशन, ठीक है। अब रिसेशन आ गया यहां पर, यानी मैंने जैसे बताया कि हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट, वो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी तो बोरोइंग डिस्करेज होगी, बिजनेस जो है वो नीचे आने लगेंगे, उससे डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कट किए जाएंगे और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की एक तरीके की कंडीशन मार्केट के अंदर आएगी, जिससे कि पूरी इकोनॉमी नीचे की तरफ आने लगेगी और वो एक टाइम में आके जो हमारा नॉर्मल पाथ है वहां पर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी इस कंडीशन पे, इस लेवल पे आकर भी अभी भी नीचे चली जा रही है, तो इसका मतलब अभी हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसने और ज़्यादा क्रेडिट को टाइट किया हुआ है। जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी टाइटन हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है वो कम है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली डिक्लाइन की जा रही हैं। तो आप इससे नीचे की तरफ यहाँ आ जाते हैं,
ठीक है। और ये जो अब बनेगी, पहले तो ये रिसेशन हुआ, लेकिन तो जब आप रिसेशन से आगे चलेंगे कहां पहुंच जाएंगे, अब यहां पर आपका डिप्रेशन चालू हो गया और ये आपकी थर्ड स्टेज है, डिप्रेशन। अब इकोनॉमी प्रॉब्लम की तरफ जा रही है और एक कहां तक जाएगा ये डिप्रेशन, यानी सारी एक्टिविटीज अभी जो यहां पर काम शुरू किया था सेंट्रल बैंक ने उसको अब भी टाइट रखा है, तो जो नीचे जाने लगी है। अब एक हद हो जाएगी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगी, जिसको कहा जाता है ट्रो, TROUGH। आपकी इकोनॉमी ट्रो पे, यानी इससे नीचे अब नहीं जा सकती। इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मनी सप्लाई अपनी लोएस्ट पर है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्सिमम पर है और सारी प्रॉब्लम जो आ सकती हैं अब आई हुई हैं, इससे नीचे अब नहीं जा सकती है। अब गवर्नमेंट जो है पहले से ले रही होती है स्टेप, लेकिन अब वो स्टेप्स बढ़ा देती है कि किसी तरह से हम इकोनॉमी के ऊपर लेकर आए और फिर वो बैंक के इंटरेस्ट रेट को लोअर करती है जिससे क्रेडिट बढ़े। कुछ जगहों पर तो ऐसा भी होता है, जब डिप्रेशन होता है तो गवर्नमेंट अपने पास से मनी को इंजेक्ट करती है मार्केट के अंदर, जिससे कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग वगैरह बढ़ती है और साइकिल हमारी ऊपर की तरफ चलकर यहां नॉर्मल वाले पर आ जाती है और इस स्टेज को हम कहते हैं रिकवरी। ये रिकवरी स्टेज होती है। अब हमारी इकोनॉमी नॉर्मल की तरफ चलिए रिकवर कर रही है, यानी यहां पर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उससे मनी सप्लाई बढ़ती है और होते होते फिर अब आप यहां पर पहुंच जाते हैं नॉर्मल के ऊपर। यहां पहुंचने के बाद फिर यही साइकिल यहां से फिर शुरू हो जाती है और इसी तरीके से ये साइकिल आपकी जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो यही ट्रेड साइकिल है। ट्रेड साइकिल वही है, बस हेथरो ने किया ये है कि उसके अंदर ये बताने की कोशिश की है कि ये एक्सपेंशन है, रिसेशन है, डिप्रेशन, रिकवरी, जो भी कुछ है ये सारे फैक्टर है, ठीक है, लेकिन वो मॉनेटरी फिनोमिना है, यानी पैसा ही है जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आता है और एक्सपेंशन आता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन आता है और एक्सपेंशन, ठीक है। तो यही है इसकी कुछ वो है, क्या नाम है, अजम्पशन। मैं उसको जब वीडियो रेडी करूंगा तो मैं उसको यहाँ पर टाइप कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये पहला अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है इसका, ट्रेड साइकिल आर प्राइमरीली मॉनेटरी इन नेचर, यानी जो हमारी ट्रेड साइकिल है हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं पहले से कि वो मॉनेटरी इन नेचर है, किसी और की वजह से ट्रेड साइकिल मूव नहीं करती, मनी की वजह से करती है, ठीक है। दूसरा, बैंक्स आर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड एक्टिवली एडजस्ट क्रेडिट कंडीशन। बैंक जो है, देखिए बैंक कॉमर्शियल बैंक है, मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आई डोंट केयर व्हाट टू डू, और वो कोई भी स्टेप लेने को तैयार हो जाते हैं। तो जहां भी उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है उस हिसाब से वो पॉलिसीज को अपनी चेंज करते हैं, सारी जो कंडीशंस हैं मार्केट की उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म्स होते हैं। तीसरी बात, जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं, दीज आर रिजल्ट फ्रॉम द इलास्टिसिटी ऑफ क्रेडिट सप्लाई, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ क्रेडिट सप्लाई है, सप्लाई कितना असर कर रही है इंटरेस्ट रेट से, उसके ऊपर हमारे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस डिपेंड करते हैं, किसी और फैक्टर के ऊपर नहीं करते। और आखिरी बात कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो जितने बिजनेसमैन है वो डिस्करेज होंगे और अपना डिसीजन यही लेंगे कि कम इन्वेस्टमेंट करें, और इंटरेस्ट रेट कम है तो उनके डिसीजंस अपोजिट वे में होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। साइकिल आपने पहले पढ़ रखी है, आसान है, बस इसको मॉनेटरी वे में पढ़ लीजिए तो हेथरो की थ्योरी हो जाती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।